नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जींद उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव में गर्माहट बढ़ती जा रही है। सभी सियासी दल इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव मान रहे हैं। जींद उपचुनाव में चौटाला परिवार की लड़ाई अब खुलकर एक बार फिर सामने आ गई है। ओपी चौटाला की फरलो रद्द होने पर ओपी चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को गद्दार कहा। चौटाला ने कहा कि केजरीवाल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची गई ताकि जींद उपचुनाव में प्रचार करने न जा सकूं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अशोक अरोड़ा ने कहा है कि पोते ने अपने दादा की पीठ में छुरा घोंपा है। ओपी चौटाला की पत्नी ने दुष्यंत के लिए कहा कि ऐसा नालायक बच्चा किसी के घर में पैदा ना हो। वहीं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के सामने मीडिया के सामने आए और कहा कि फरलो की पैरवी ठीक से नहीं की गई, इसलिए रद्द हो गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ओपी चौटाला मेरे लिए भगवान के समान है। चौटाला परिवार की आपसी लड़ाई का असर जींद उपचुनाव पर जरूर पड़ेगा। दोनों की लड़ाई का विरोधी दल फायदा उठा सकते हैं और आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर कि जींद में आखिर किसकी साजिश है और किस पर चौटाला परिवार की इस लड़ाई का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं जिस रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें, तमाम परतें खुलेंगी कि आखिर किस तरह से एक बार फिर चौटाला परिवार की कलह खुलकर सामने आई। पहले अजय और अभय चौटाला के बीच छिड़ी कुर्सी की जंग में अब ओम प्रकाश चौटाला खुलकर सामने आए हैं और अपने दोनों पोतों पर उन्होंने गद्दार होने तक का आरोप लगा दिया। चौटाला साहब, आप दुष्यंत का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। तो मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। चौटाला साहब, आप दुष्यंत का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। तो मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। तो सुना आपने, फरलो रद्द होने के बाद इसे ओम प्रकाश चौटाला का दर्द कहें या चौटाला परिवार में कुर्सी के लिए छिड़ी जंग का अंतिम कड़ी का टूटना, जिससे परिवार में सियासी दूरी होने के बावजूद परिवार के जुड़े होने की एक उम्मीद बची थी, जिसे जींद उपचुनाव ने पूरी तरह तोड़ दिया। पहले अजय और अभय चौटाला परिवार में इस जंग में आमने सामने थे, तो इस बार इस जंग में चौटाला परिवार के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला और उनकी धर्मपत्नी कूद गई हैं। फरलो रद्द होने से नाराज ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय को गद्दार करार दिया। फरलो रद्द की गई है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ? क्या कहेंगे, फरलो रद्द की गई है आपकी? कोई नई बात है? कोई बात नहीं। साजिश के तहत मेरी फरलो कैंसिल। चौटाला साहब, आप दुष्यंत का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। तो मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेद रेड्डी जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूँगा। ओम प्रकाश चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने दुष्यंत और दिग्विजय के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, दुष्यंत और दिग्विजय आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। एक साजिश के तहत मेरी फरलो रद्द की गई और उसका जवाब जींद के मतदाता उमेद रेड्डी को भारी मतों से जिता करके उसका जवाब देंगे। इन गद्दारों के मुंह पर करारी चपत मारे कि आप वहां पर चुनाव प्रचार नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से। मुझे जींद का प्रचार ना करने दिया जाए, ऐसी साजिश की गई है और इसी साजिश के तहत आप पार्टी ने इन जेजेपी वालों से मिलकर के साजिश रची है। दादा की फरलो रद्द हुई तो अस्पताल में भर्ती ओम प्रकाश चौटाला की धर्मपत्नी ने भी दुष्यंत और दिग्विजय को कोसा, साथ ही नैना चौटाला को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि ऐसे बच्चे किसी के ना हो। तो सबको पता है, कराई है उन्होंने। और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएंगे और बचा लिया कोई थे बेचारे। बस दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो, और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी
वो चारों जी मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने भी नहीं आए। हालांकि दादा और दादी के तमाम आरोपों के बाद दुष्यंत और दिग्विजय भी सफाई देने मीडिया के सामने आए। दिग्विजय ने बयान दिया कि चौटाला साहब का अपमान नहीं कर सकते, उनकी फरलो रद्द होने के लिए ठीक से पैरवी न करने वाले जिम्मेदार हैं। वहीं दुष्यंत ने कहा कि उनके दादा उनके लिए भगवान के समान हैं। किसी की पैरोल रद्द कराने के लिए कोई पॉलिटिकल संगठन बीच में आ सकता तो फिर तो पैरोल मंजूर कराने के लिए भी आ सकता। फिर तो हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कल ही मंजूर करवा के ले आए। तो केवल मात्र उन लोगों की कई बातें हैं जो लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक ही चीज सोचते हैं कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी को रोका जाए। और मैंने तो पहले कहा था हर एक के पास अधिकार, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, परसों ही फरलो मंजूर हुई थी। अब क्या कारण रहे हैं, किन लोगों ने पैरवी प्रॉपरली नहीं करी, वो लोग जवाब दे। पर हमारी ओर से एक ही स्पष्ट है कि इलेक्शन आज जननायक जनता पार्टी वर्सेस आज भारतीय जनता पार्टी का है। अब इससे कोई कैसे भी सफाई देकर अपना दामन साफ करना चाहे, लेकिन इतना तो तय है कि ओम प्रकाश चौटाला ने अरविंद केजरीवाल से लेकर दुष्यंत और दिग्विजय का बकायदा नाम लेकर ये साफ कर दिया है कि अब इन लोगों के लिए जींद का उपचुनाव जीतना परिवार से भी बड़ा हो चुका है। निश्चित ही इस पारिवारिक ड्रामे का बहुत बड़ा असर जींद उपचुनाव पर भी पड़ेगा और मुश्किलें दिग्विजय के लिए भी बढ़ सकती हैं। विनोद लामा, टोटल न्यूज। तो जींद के उपचुनाव को लेकर अब सियासी खींचतान जारी है और जींद के इस चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला का जो बयान आया है, जो सामने आया है, उसमें किस तरह से ये असर डालेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस से लेकर जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी सभी इस उपचुनाव में जोर लगा रहे हैं। लेकिन आखिर इस उपचुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा ओम प्रकाश चौटाला के सामने आने के बाद? हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। तो वहीं वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं मनदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। मनदीप, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। ठीक है, केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रेणु भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ी हुई हैं। रेणु जी, सबसे पहले अब आप ही के पास आता हूं, चर्चा की शुरुआत करूंगा। ओम प्रकाश चौटाला का बयान सामने आया है, कितना असर पड़ेगा इस बयान का जींद उपचुनाव पे, खासतौर पर जननायक जनता पार्टी और INLD को लेकर क्या कुछ देख रही हैं अब आप? पार्टी को या इस परिवार को, जो ये दो टुकड़ों में पार्टी बट गई एक परिवार की, मुझे लगता है इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। इनको जनता के लिए चुनाव नहीं लड़ना है, इनको सेवा भावना के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। इनको पता नहीं, आपने बीच में दिखाया कैसे कैसे इल्जाम इन्होंने तब भी लगाए कि पैसे बनाने के लिए दो पार्टियां करी हैं, भला कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दी। मतलब एक होता है कि जनता की सेवा के लिए हम राजनीति में उतरे हैं, एक सोशल जॉब के लिए उतरे हैं, ऐसा दूर दूर तक इस परिवार में अब नजर ही नहीं आ रहा है। और जो इन्होंने इल्जामात लगाए हैं एक दूसरे के ऊपर, मुझे तो शर्म आ रही है कि किसी परिवार के संस्कार ऐसे हो सकते हैं कि पोते आज ऐसा कर रहे हैं। जिन्होंने इल्जाम लगाए वो भी किसी जमाने में किसी के पुत्र थे, पौत्र थे, और वो उस तरह के इल्जाम तब लगाते थे। तो मुझे तो इस परिवार के संस्कारों पर भी आज बहुत अफसोस हो रहा है कि ये परिवार जनता के बीच में इतने समय से रहा, आज उन्होंने अपनी जनता के विश्वास को भी तार तार किया है। आप ये देखें, जिस परिवार की दादी जो आज बिस्तर पर है, जिनको ग्लूकोज की वो नलियां लगी हुई थी जो आप अभी बता रहे थे, मैंने चैनल्स पे सुबह से देख रही हूँ, वो भी इस तरह के अपने पौत्रों को बद्दुआएं दे रही हैं, गालियां दे रही हैं और इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं।
तो क्या संस्कार उस दादी ने दिए होंगे अपने पौत्रों को, या क्या पौत्रों ने कहां से हासिल किए होंगे। एक युग था, भारतीय जनता पार्टी इसी संस्कारों की पार्टी इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान राम आप देखें, जिन्होंने राम राज्य के लिए पिता की एक आज्ञा का पालन कर लिया, एक माँ की आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष वनवास पर चले गए। और एक ये परिवार है कि ये अपनी राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए, या ऐसी मानसिकता के लिए जिसमें किसी की सेवा भावना नहीं है, केवल अपना स्वार्थ है। और ऐसा क्या स्वार्थ इन लोगों में छिपा हो सकता है, इसकी भी सोच आज हम सोच से परे हो गए हैं। तो मुझे तो बहुत शर्म आती है कि कहीं पर भी राजनीति में अब उतरने के लायक नहीं है। जनता को इन्हीं बातों से समझ जाना चाहिए। मैं तो जनता को, जींद की जनता को अपील करूंगी कि ऐसे नेताओं को वोट देना भी आपका वोट का अपमान है, जहां पे संस्कारों की बेइज्जती है, जहां पे संस्कारों का सम्मान नहीं है, जहां पे इस देश की, इस जींद की जनता का अपमान है। कैसे आप उन लोगों से कोई चीज हासिल कर पाएंगे जो आपस में एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हैं। कोई अपनी चाची का लिहाज नहीं कर रहा, कोई अपनी दादी का लिहाज नहीं कर रहा। दादा बोल रहे हैं देशद्रोही और पता नहीं कैसे कैसे शब्द। ये दादा जानते होंगे कि देशद्रोह की इनके परिवार में डेफिनेशन क्या है। तो मुझे लगता है कि इनके परिवार के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर तो डिबेट की मुझे आज लग रहा था कि बहुत ही अपमान है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ चैनल है और हम जनता के लिए बोलना चाहते हैं, न कि इनके परिवार के लिए। नहीं, जींद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जींद उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी नए उदय के साथ पहली बार चुनाव मैदान में है और हवाला चौधरी देवीलाल की विरासत का दिया जाता है, लिहाजा ये अहम हो गया था ये तमाम घटनाक्रम पर चर्चा करना। केवल ढींगरा जी, इसीलिए मैं बैठी हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है जनता का अपमान है इनकी विरासत की, ये जो संस्कारों की बेइज्जती है, ये जनता का अपमान है, जींद की जनता का अपमान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जींद की जनता को आज से सचेत करना चाहती हूँ कि यदि आप सच में एक अच्छे नागरिक हैं, वोट का मान करते हैं, सम्मान करते हैं अपने अधिकारों का, तो इनके तो वोट देने भी नहीं जाना चाहिए आपको। केवल ढींगरा जी, किस लिहाज से कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को ले रही है? क्योंकि कल शाम से जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ है उसके बाद ये लग रहा है कि जींद चुनाव को लेकर एक तरह से भूचाल सा आ गया। जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी के बीच में जिस तरह से ये वीडियो वार और ये बयानों का वार शुरू हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि चाचा और भतीजा की पार्टी जो है आपस में फूट हो गई, तो फूट हो गई तो अच्छी बात है। अब जो अपना अपना उनका सिस्टम है, लेकिन रेणु भाटिया जी क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी पे तरस आता है। ऐसे रेणु भाटिया जैसे जो प्रवक्ता बैठते हैं, ये लोग किस तरह की बातें करते हैं, उनको गलत बता रहे हैं और अपने आप को कितना अच्छा राम भगत बताते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर क्या किया आप देखिए। जो अडवाणी साहब थे उनके साथ क्या किया, यशवंत सिन्हा थे उनके साथ क्या किया, शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ क्या किया, अरुण शौरी थे उनके साथ क्या किया, और जितने और कितने ही लीडर हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं और हैं, इन्होंने उनके साथ क्या किया? इनको एक साइड लाइन में बिठा दिया। अरे जींद में चर्चा नहीं है मैडम, ये बीजेपी की चर्चा है। रामराज बीजेपी का नहीं है, ये झूठ राज है बीजेपी का। अपने आप को आप रामराज के साथ मत जोड़े। आप लोगों ने जो कृत्य किया है, ऐसे ऐसे लोगों को साथ, ऐसे लोगों के साथ इस तरह के काम अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर किए हैं। और अगर उनके अंदर जो फूट पड़ी तकनीकी समस्या उसके चलते अब मैं मनदीप आपका रुख करूंगा। जननायक जनता पार्टी क्या सोच रही है? ओम प्रकाश चौटाला का जो बयान आया और स्नेहलता चौटाला का जो बयान आया वीडियो में है, गद्दार तक कह दिया दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला को, यहां तक कह दिया कि ऐसे बच्चे किसी के ना हो और हो तो रहे ना। ये तमाम चीजें एक टीज दिखा रही थी। और इस बयान के बाद, इस वीडियो के आने के बाद अब जननायक जनता पार्टी क्या कुछ सोच रही है, किस तरह से ले रही है इन तमाम चीजों को? देखिए, चौटाला साहब के जेल जाने के बाद जिस प्रकार से कुछ लोगों ने चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा
से जुड़े लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे थे। उन्हीं लोगों, जो जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने इकट्ठा होकर के सांसद दुष्यंत चौटाला जी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्हीं भावनाओं को सम्मान करते हुए जननायक जनता पार्टी का गठन जींद की ऐतिहासिक धरती से हुआ। जिस प्रकार से चौटाला साहब ने उन बातों का जिक्र किया कि गद्दार और देशद्रोह, मुझे नहीं लगता कि क्या कोई राजनीतिक संगठन बनाना गद्दारी है, क्या कोई राजनीतिक संगठन का निर्माण करना और उस संगठन के तौर पर अपना एक विचारधारा को इकट्ठा करके, क्या ये देशद्रोह है? किसी भी पार्टी का संगठन, उसकी अपनी विचारधारा होती है। जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ है, उसकी अपनी विचारधारा है। इंडियन नेशनल लोकदल की अपनी विचारधारा है। केवल और केवल आज जो इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा के रिकॉर्ड के अनुसार प्रमुख विपक्षी दल है, आज उसे उसका कर्तव्य क्या बनता है, उसका फर्ज क्या बनता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बेकायदियों को, जो उनके वायदे थे, उनको लेकर के जनता के बीच जाए। मैं अभय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की जा रही बेकायदियों को, जींद के विकास का कोई मुद्दा लेकर के नहीं उठाया। आज इनकी हताशा, बौखलाहट का परिणाम है कि ये इस तरह की भावनात्मक जो शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। जींद की जागरूक जनता इनके बातों के बहकावे में आने वाली बिल्कुल नहीं है। जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और निश्चित। और रेणुबाला जी आप भी सुन लीजिए, आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। बड़े इत्मीनान से आपकी बातें हमने सुनी है, राम राज्य से लेकर के अब तक सुनी है। आपने राम मंदिर के नाम पर देश की जनता से भावनाओं से खिलवाड़ किया है। किसने? आपने वयोवृद्ध आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी को अपमानित करने का काम किया है। आज उन्हें कोप भवन में जाने के लिए मजबूर किया है। आप किस मुंह से इस राम राज्य की बात कर रहे हैं? आपको जींद के विकास से, आपकी सबसे बड़ी बात तो ये होनी, आपने ये कह दिया कि इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपको जब चर्चा नहीं करनी थी तो आपको जींद के विकास की बात करनी चाहिए थी। जींद में आप लोगों ने क्या किया? अभी आपके आज एक मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 45 करोड़ रुपए जींद के विकास पर लगाए। 45 करोड़ रुपए का मतलब आप समझते हैं? 4.5 साल में मात्र 10 लाख रुपए। अगर 1 किलोमीटर की रोड बनाई जाए उस पर 1 करोड़ रुपया खर्चा आता है। 10 करोड़ का मतलब 10 किलोमीटर की रोड, तो कनेक्टिविटी की रोड टूटी पड़ी है। आपके मंत्री जी कह रहे हैं हमने 100 से 200 बेड का हॉस्पिटल कर दिया, बेड बना दिए। अरे बेड तो धर्मशालाओं में मिल जाते हैं, अपने परिवार की बात तो करें। और चीज क्या चाहिए? पैसों की गिनती बाद में करिए, स्वीकृत है। मात्र 19 यहाँ पर है। आप अपने विकास की बात जब नहीं कर रहे, आपको दुख की रग लग रही है। 55 स्वीकृत पद है चिकित्सकों के, मात्र जींद के अंदर 19 पद भरे हुए हैं। 19 डॉक्टर हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर चिकित्सक उपकरण नहीं दे पाए, आपकी शिक्षा की व्यवस्था खराब है। आप जींद की सड़कों का जिक्र क्यों नहीं करते? आपके अंदर अगर विकास किया होता जींद का 4.5 साल में, आपके सभी दरबारियों को, अपने मुख्यमंत्री सहित यहाँ पर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आज भारतीय जनता पार्टी से पूरी जनता कुंठित है। रेणुबाला जी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, फिर वहीं आप परिवार पे आ गई। ये परिवार का झगड़ा नहीं है, ये राजनीतिक विचारधारा की बात है। जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जींद के लोग शुरू से जुड़े रहे हैं, सालों से, दशकों से जुड़े हुए हैं। वही है ना, आप वही है ना। रेणुबाला जी चौटाला जी के पास भी जाते थे और दुष्यंत के पास भी बैठते थे। अब ये तो बताएं कि दुष्यंत को गद्दार करने वाले चौटाला जी बुरे हैं या दुष्यंत वो बुरे हैं जो अपने दादा दादी की देखिए मेरी बात सुन तो लीजिए। चौटाला साहब हमारी विरोधी पार्टी के मुखिया है और राजनीतिक पार्टी के मुखिया होने के नाते वो कोई स्टेटमेंट हमारे खिलाफ भावनात्मक देते हैं वो गलत है। वो दुष्यंत जी के दादा के तौर पर अगर वो कोई बात कहते हैं उसका जवाब दुष्यंत जी और दिग्विजय जी देंगे, और जैसे उनकी दादी जी ने स्टेटमेंट दी उनका भी परिवार के लोग उसका जवाब देंगे, क्योंकि वो राजनीतिक मंच से कोई बात नहीं कही। मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरी पार्टी की कोई भी बात कहने के लिए मैं अधिकृत हूँ। मैं पारिवारिक बात को यहाँ पर टिप्पणी करने को उचित नहीं समझता। ठीक है मनदीप, ये पूरा वीडियो जिस टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है कि जिस वक्त ये वीडियो सामने आए हैं उस टाइमिंग को लेकर ये एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तमाम चीजें जींद चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसी तरह से वोट पोलराइज करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए ये जानबूझकर जारी किए गए हैं वीडियो? क्या मकसद क्या नजर आ रहा है आपको इन तमाम बयानों का जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर? मनदीप
देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी लगातार चुनाव में पिछड़ रहा है। 5-6 तारीख से यहां हम देख रहे हैं, 4 तारीख से नॉमिनेशन था, तब से चुनाव की प्रक्रिया चालू है। 15 दिन में दुष्यंत जी और दिग्विजय जी ने इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की बेकायदियों को हम सरकार जनता के सामने लेकर के आए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस का 10 वर्ष का शासन था और उनके उम्मीदवार यहां से कैबिनेट के मंत्री थे, उसको लेकर के सामने आए। इंडियन नेशनल लोकदल को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, तो केवल और केवल भावनात्मक टच देने के लिए इस मुद्दे को उन्होंने ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की बात की है। मैं मानता हूं कि बार बार कहा जा रहा है पैरोल रद्द कर दी गई है, और पैरोल रद्द कर दी गई है। मेरा मानना है कि पता नहीं पैरोल रद्द हुई है या नहीं हुई है, क्या है उसके बारे में तो जेल अथॉरिटी बता सकती है। मैं तो केवल मात्र इतना बता सकता हूं कि 2016 में सीबीआई ने एक रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जब भी पैरोल पर फरलो पर जाए, किसी राजनीतिक गतिविधि में वो हिस्सा ना ले, और उसका 2017 में फैसला आ गया। तब से हर पैरोल पर वो उनके कंडीशन लग जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मेरे विचार से तो पैरोल अभी तक कंडीशन, जब ये कंडीशन लग गई और कंडीशन पहले से लगी हुई थी, तो यदि ये नई बात नहीं है उन्होंने इस तरह का प्रचार किया है। आज तक एलएनजेपी में, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, एलएनजेपी में चौटाला साहब बहुत बार आए, बहुत बार गए, कितनी बार मीडिया से मुखातिब हुए। कल एक सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों ने अपने आप, शायद उन्होंने एलएनजेपी से तिहाड़ जेल भेजने का कार्यक्रम तय किया और वहां पर मीडिया के साथियों को भी बुला लिया, ताकि उनकी जो बातें हैं वो बाहर आ सके। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा। वीरेंद्र सोनी जी, जिस वक्त में ये वीडियो सामने आए हैं, कितना असर आप देख रहे हैं जींद उपचुनाव पे इसका पड़ सकता है, क्योंकि ओपी चौटाला का गढ़ रहा है, एनएलडी का गढ़ रहा है जींद, और ये जब बयान सामने आए हैं, कितना असर ये चुनावों पर पड़ेगा? वीरेंद्र सोनी जी, कंडे अपनाए जाते हैं, भावनात्मक मुद्दे उछाले जाते हैं, लेकिन इस तरह की ये कल्पना नहीं थी कि ये पारिवारिक विवाद जो है इतना गंभीर रूप ले लेगा। ये सबसे, अगर चौटाला साहब आ जाते तो अगर आकर प्रचार भी करते तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये अवश्य इस बात के लिए जननायक जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा। मतदाता भी इस बात को सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। ये भावनात्मक मुद्दा हो गया है और इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और जननायक जनता पार्टी की एक अच्छी हवा बनी थी, लेकिन अब वो रक्षात्मक मुद्रा में है, उनको जवाब देना पड़ेगा। इस उपचुनाव पे ही असर नहीं पड़ेगा, आगे की राजनीति पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है कि ये चौटाला साहब के साथ किस तरह का षड्यंत्र हुआ, किसने किया, आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनसे कोई ऐसा अवश्य संदेह जाता है कि कहीं ना कहीं घालमेल है। आम आदमी की पार्टी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, उनको समर्थन देने के बाद ही हुआ, इसलिए इस पर सब पर संदेह जा रहा है। जननायक जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल बन रहा था, लेकिन इसके बाद स्थिति बदली है। जो ये भावुक अपील हुई है, जो अब ये चाचा भतीजे के नहीं है, अब दादा दादी भी बीच में आ गए हैं, ये बड़ा विवाद बन गया है। और इसका देखना है चौटाला साहब की भावनात्मक अपील का कितना असर होगा। जींद का मतदाता बड़ा प्रबुद्ध है, हर बात को जानता है। इस अपील का, इनकी मार्मिक अपील का चौटाला साहब इतने असहाय नजर आ रहे थे, इससे पहले मैंने कभी उनको देखा नहीं है। इसके ऊपर जींद की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वहां के मतदाताओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद वीरेंद्र सोनी जी आपकी के पास आऊंगा और चर्चा को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो टाइमिंग है, राजनीति में टाइमिंग खासी अहम हो जाती है, और जिस टाइमिंग के साथ दादा और दादी दोनों के वीडियो सामने आए हैं वो क्या कुछ संदेश देते हैं। केवल सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला का जो बयान सामने आया उसे समझा जा सकता है कि अस्पताल में थे, मीडिया को पता था कि अब जेल जाना है, तो मीडिया वहां पहुंच गई। लेकिन जो ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो दिग्विजय चौटाला की दादी का वीडियो सामने आया, उस पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये किसने रिकॉर्ड किया, कब रिकॉर्ड किया गया, और दादा के बाद फौरन दादी का भी एक वीडियो उन्हीं के अगेंस्ट में अचानक जारी हो जाता है। टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं। क्या ये तमाम एक चुनावी रणनीति के हिस्से में भी ढाल लिया गया है इस पूरी लड़ाई को? बिल्कुल, जब चुनावी रणनीति बनती है तो मीडिया प्रबंधन की भी अहम भूमिका रहती है। ये रणनीतिकारों ने जिस ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण किया है, उससे दोनों घटनाक्रमों को जोड़ा गया है निश्चित रूप से। लेकिन ये बात इसके ये नहीं है कि ये उन्होंने कोई झूठ का किया। साथ में करण चौटाला का भी आ रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद उनकी दादी को काफी वेदना हुई है, उनको अस्पताल में लाना पड़ा है। तो इसको एक तरह से उन्होंने अपने ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। अगर इसमें कुछ ऐसा होता, अगर कुछ गलत होता, तो दूसरी तरफ से भी इसका काउंटर किया जाता। लेकिन इसके वीडियो के टाइमिंग के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, देखो हर कोई अपने ढंग से अपने पक्ष में अपने माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो पारिवारिक लड़ाई ने अब जो गंभीर रूप लिया है, इसके लिए जननायक जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा।
और इनेलो की जो भूमिका पहले बताई जा रही थी, इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी की अपील का जितना व्यापक असर पड़ेगा ये वहां के मतदाताओं पर निर्भर करेगा। हम यहां बैठे आकलन कर सकते हैं, लेकिन जिनका मतदाता प्रबुद्ध है वो इस बात को समझता है कि चौटाला साहब की अपील का क्या असर रहने वाला है, ये इसमें कितनी सच्चाई है, दोनों में से कौन कितना उसकी कसौटी पर खरा उतरता है, इसका फैसला तो जींद की जनता ही करेगी। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, क्या देख रहे हैं, अगर जननायक जनता पार्टी को यहां इससे कुछ नुकसान होता है तो उसका फायदा किधर जाएगा? देखिए, इसका फायदा निश्चित रूप से, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये इनेलो के वोट ट्रांसफर का है, पूर्व इनेलो का। अगर जननायक जनता पार्टी से वोट टूटता है तो इनेलो के प्रत्याशी को ही, चौटाला साहब ने भी अपील की है, वो उम्मीद रेणु को ही मिलेगा, वो कांग्रेस या बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये इनेलो की आपसी फूट का मामला है और इनेलो के प्रत्याशी को पूरे अपनी मुख्य धारा में लाने के लिए चौटाला साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। अब अपने वहां अस्तित्व की लड़ाई है। जननायक जनता पार्टी इनेलो में अपने अस्तित्व की लड़ाई है, दोनों में श्रेष्ठता की होड़ है, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है ये दिखाने की होड़ चल रही है उसके अंदर। ठीक है, केवल जी हमारे साथ है। केवल जी, किस तरह से अब आप लोग इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में जींद का जो चुनाव है अचानक से पलटी मारता हुआ दिख रहा है, जहां जननायक जनता पार्टी अच्छी खासी लीड में थी और अच्छा माहौल था, लेकिन अचानक से तमाम चीज़ों का जवाब देने के लिए वो डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आकलन है आप लोगों का, कितना फायदा आप लोग देख रहे हैं अपनी पार्टी के लिहाज से? देखिए, आप इकट्ठे रहे हैं 6 साल, और 6 साल इकट्ठे रहने में आज ये सारे तीनों के तीनों अलग अलग हो चुके हैं और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। बीजेपी आईएनएलडी को दे रही है, आईएनएलडी जेजेपी को दे रही है। ये तीनों ए, बी और बी प्लस टीम में है और तीनों का हाल इस समय बहुत बुरा है। जिस तरह से अच्छे दिनों के वायदे बीजेपी ने किए थे वो धूमिल हो चुके। 3 बार हरियाणा जल गया, वो खराब हो चुका। बीजेपी का कार्यकाल जो था वो धूमिल हो गया। और जो ये 2 टीमें थी, ए और बी प्लस, इनकी आपस में लड़ाई सब लोगों को दिख रही है। तो आपको यह बताना चाहूंगा, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने जो हरियाणा के अंदर 10 साल काम किया था, 5 साल अच्छा काम किया था, इसीलिए 5 साल दोबारा लोगों ने मौका दिया था। और कांग्रेस की सरकार जो है दोबारा से आएगी, क्योंकि उस समय अच्छे दिनों के वायदे जो है मोदी जी ने दिए थे, खट्टर साहब ने नहीं दिए थे। तो मोदी जी के अच्छे दिनों के वायदे धूमिल हो गए, क्योंकि खट्टर साहब ने 4.5 साल में सिर्फ जातियों को लड़ाया और कुछ नहीं किया। अब जो इस समय पोजीशन है वो ये है कि साहब के नेतृत्व में जो हमारे जो अजीज हैं, हुड्डा साहब के जो बच्चे की तरह है, जी पूरी मेहनत कर रखी है और इलाके में उनको जिताने का पूरा काम कर रखा है। दीपिंदर जी भी उनके साथ पूरी मेहनत, शहर से भी और गांव से भी और सारे इलाकों से कांग्रेस को वोट मिल रही है। और आपको ये बताना चाहता हूं, जिस तरह से खट्टर साहब ने एक बयान भी दिया कि हमें इस सीट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही इस बात को डिनाई कर गए कि हमें इस सीट की जरूरत नहीं है। और आईएनएलडी और जो जेजेपी है, इनकी आपका हाल देख लीजिए किस तरह से है। जेजेपी के जो भी लोग यंग लोग जैसे मुखरता से बोलते हैं कि हम जेजेपी के साथ हैं, वो कहता है हम उसके साथ हैं। ये सिर्फ मुखर कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। अदरवाइज ग्राउंड रियलिटी जो है वो सीधी जो है कांग्रेस की तरफ है। और आपको यह बताना चाहूंगा, 31 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा उसमें सभी की सभी जो पूरी की पूरी वोट है वो कांग्रेस की तरफ आएगी। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, रणदीप उनके बेटे जैसा है और वो जीत के आएगा, ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, मनदीप मैं आपके पास आऊं, रेणु भाटिया जी आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले कांग्रेस दावा कर रही है कि तमाम घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कि ये तमाम बी टीम और सी टीम थी जिनकी आपस में फूट हो गई है, लिहाजा सिर्फ कांग्रेस ही अब जींद में दावेदार बची है। देखिए, हम लोग तो इनको किसी तरीके से अपने कंपटीशन में मानते नहीं। ये अपना फोकट में इस तरह से खुश होना चाहते हैं तो इनको अधिकार है, खुश होने का अधिकार हर एक को है। जिस तरह से ये बी और ए की गिनती गिन रहे हैं, हम सबको, आपको भी मालूम है कि किस तरह से हुड्डा साहब के साथ ए शैलजा, बी किरण चौधरी, सी फला, डी डमका, ये सारे किस तरह से जुड़े हैं। ये आपको भी मालूम है किस तरह से उनको गन पॉइंट पे एक गाड़ी में लाया गया ताकि उनको
सुरजेवाला जी को आगे किया जा सके, क्योंकि कोई कैंडिडेट ना तो आने को राजी था, ना इनमें से कोई राजी था कि उसका कैंडिडेट बने या उसका बने। तो ये ABCD गिनना छोड़ दीजिए, और ना ही जनता आपको दोबारा लाने की सोच रखती है, क्योंकि जनता आपको देख चुकी है कि आपको जब जब राजनीति में आगे मौका दिया गया तब तब आपने जनता को गरीब का गरीब छोड़कर केवल एक दामाद को अमीर करने की सोच सोची रखी और उसको अमीर करते चले गए, करते चले गए। में कितने काम कराए 4 साल में बताइए? ये वाली गिनती तो आप छोड़ दे, अदरवाइज आउट ऑफ दी वे मैं कहूंगी केवल ढींगरा जी बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, परंतु मजबूर है, इस बात को भी मैं समझती हूँ। बाकी अगर आप ये कहें JJP या CCP, जो भी आप नाम लेना चाहें बेशक ले सकते हैं। चुनाव में सब मैदान में उतरे हैं, परंतु जनता सबकी असलियत जानती है। कहीं दादा पोतों को गालियां दे रहे हैं, कहीं पोते किस तरह से अपमान करें। अभी आप क्या कह रहे थे? आप लोगों ने जिस तरह सारी भाजपा की टीम जो है आप कह रहे थे उन्होंने अपने पोते को कहा, तो यानी देश के अंदर मोदी और अमित शाह के सिवाय कोई और आदमी नहीं है आपके पास। जनता को मूर्ख बनाने का काम है। एक चाचा कहते हैं कि दूसरा चाचा, दूसरा भाई इसलिए उस कैंडिडेट को दे रहा है क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। यानी इन लोगों की राजनीति में आने की सोच केवल जनता को मूर्ख बना के उनको लूटने की और पैसा कमाने की है। किसी को जनता को लूटने की, उनकी जमीनों को सस्ते दामों पर बेचकर दामाद को खुश करने की है, अल्टीमेटली आपस में खुश करने की है एक परिवार को। यहाँ पर भी एक परिवार, वहां पर भी एक परिवार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो एक संगठन है, विश्व का, अमित शाह की। केवल ढींगरा जी सुनिए केवल ढींगरा जी, दो आदमियों की पार्टी है, अमित शाह और मोदी, तीसरा आदमी कोई नहीं है। जहाँ चुनाव होता है मोदी जी खुद पहुंच जाते हैं वहाँ पे। जिस स्टेट में चुनाव होगा मोदी जी के नाम पे लड़ते हो। जनता के साथ जुड़ने की बात करी, सबका साथ सबके विकास की बात करी। अरे सबका साथ विकास तो है ही नहीं ना। जहाँ चुनाव होता है मोदी जी को पहुंच जाते हैं अपना टची लेके कि मैं आ गया यहाँ पे। स्वीप से जीतेंगे। ठीक है, जनता ठीक है। मनदीप, मैं आपके पास आऊंगा। अब ये आप जींद में हैं और जींद में अब चुनाव के अहम मौके पर ये तमाम चीजें जब आई हैं तो काउंटर तो आप लोगों को करना होगा। आखिर किस तरह से लोगों के बीच जाकर इन तमाम चीजों पर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि लोग अब सवाल पूछेंगे, चीजें जो सामने आई हैं लोग उसे देखकर सवाल पूछेंगे। जाहिर तौर पर शहरी और ग्रामीण तमाम इलाकों में जब ये वीडियो पहुंच रहा है तो लोग सवाल पूछेंगे आपसे। आप लोग किस तरह से काउंटर करेंगे और कैसे ये बताने की कोशिश करेंगे ये तमाम चीजें राजनीतिक चीजें हैं और इसका सिर्फ राजनीति से ही लेना देना है? देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल का जींद की धरती से राजनीतिक, भावनात्मक और पारिवारिक लगाव रहा है। और आज जींद की धरती जिस प्रकार से 9 दिसंबर को लाखों लोगों ने आकर के दुष्यंत चौटाला को केवल मात्र इसलिए आशीर्वाद देने का काम किया कि उनमें चौधरी देवीलाल की छवि नजर आती है। तो जिस प्रकार से जननायक चौधरी देवीलाल अपने कार्य करते थे, आज के मॉडर्न जमाने में दुष्यंत चौटाला जी उसी प्रकार से लोकसभा। रेणु जी आप सुन लीजिए, आपने अब तक आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से हरियाणा की आवाज को दुष्यंत चौटाला ने बुलंद किया है, जींद की जनता ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के अंदर एक विश्वास जगा है कि ये युवा कुछ कर सकता है। इस युवा में जोश है, ऊर्जा है, काबिलियत है जनता की आवाज को मुखर होकर के उचित पटल पर उठाने की। आज कांग्रेस और INLD दोनों विधानसभा में हैं। राज्यसभा के चुनाव में इनकी मिलीभगत सामने आई थी। उसके बाद में जिस प्रकार से जो रोजगार का मुद्दा है, 2 लाख रोजगार देने की बात आई थी, किसान को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात आई थी, 24 घंटे बिजली देने की बात आई थी। इनके मुद्दों पर ना तो INLD उठा रही है ना कांग्रेस उठा रही है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के तौर पर कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर, क्योंकि जो विधायक है वो हुड्डा साहब के साथ है, CBI के जो नकेल कसी जा रही है वो हुड्डा साहब पर कसी जा रही है, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भी कहीं ना कहीं CBI का बोल्ट जो है वो बीजेपी टाइट करती है। आज जो ये घटनाक्रम साजिशन चलाया जा रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इसके अंदर उनकी भी ये बू आ रही है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी को भारी जन समर्थन शहरों में मिल रहा है और गांवों में मिल रहा है। आज वो बहुत बड़े अंतर से जींद की विजय से अपनी शुरुआत करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब के सब दल बहुत पिछड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से
चौटाला साहब की वीडियो सामने लेकर के आए, उनकी दादी की वीडियो सामने लेकर के आ रहे हैं बिल्कुल टाइमिंग पे कि क्या हुआ है, क्योंकि 3 तारीख से जब चुनाव स्टार्ट हुआ था तो किसी भी व्यक्ति ने, कोई जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता ना तो इंडियन नेशनल लोकदल का नाम ले रहा है, क्योंकि नाम उनका लिया जाता है जो दौड़ में हो। इंडियन नेशनल लोकदल तो सर्वे में पिछड़ा और अब जनता का समर्थन भी नहीं मिल रहा। जी केवल डींगरा जी, आप कुछ कह रहे हैं? किसी का समर्थन न मिलना ये अपने आप में हताशा बौखलाहट कर रहे हैं। क्या दिग्विजय जी उनके पोते नहीं है क्या? जी अगर उनके पोते हैं वो तो एक उनका खून का रिश्ता है और रहेगा, खून का रिश्ता है और रहेगा, लेकिन उन्होंने अपनी विपक्षी पार्टी के ऊपर कोई कटाक्ष किया। केवल ढींगरा जी, केवल एक बात का जवाब दीजिए, क्या राजनीतिक संगठन बनाना गद्दारी है? क्या राजनीतिक संगठन बनाना, क्या राजनीतिक पार्टी बनाना, क्या राजनीतिक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ना क्या कोई देशद्रोह है? आपको परदादा अच्छा लगता है, दादा अच्छा नहीं लगता? विचारधारा के लोग, लाइक माइंडेड लोग, मतलब दादा आपको अच्छे लगते हैं, दादा आपको अच्छे नहीं लगते? बिल्कुल लगता है, लेकिन यहाँ राजनीतिक बात हो रही है, वो परिवार के मुखिया है, हम उनका सम्मान करते हैं। केवल ढींगरा जी, सारे राजनीतिक लोग हैं, दादा भी परदादा भी, आप भी नहीं है कि कांग्रेस के लोग सारे जूतम पे जा रहे हो। आप तो बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात हो रही है, राजनीतिक बात हम पूछ रहे हैं। और जहां तक आप हुड्डा साहब की कहा कि राजनीतिक दोबारा आई, आपको परदादा अच्छा लगते हैं, दादा अच्छे नहीं लगते क्या दिग्विजय जी को? मनदीप, ये सवाल जब आप लोग जाएंगे तो ये सवाल तो उठेगा, वहां पर ही पूछा जाएगा कि ओम प्रकाश चौटाला से आखिर इतनी नाराजगी क्यों है। ओम प्रकाश चौटाला का जो बयान आया, लोग पूछेंगे कि आखिर इतना दर्द क्यों दिख रहा है ओम प्रकाश चौटाला की भाषा में, चाहे उसके राजनीतिक मायने हो या ना हो, लेकिन एक भावनात्मक चीज तो जींद के उपचुनाव में एक तरह से लोगों के दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्या जननायक जनता पार्टी इतनी आसानी से लोगों को मना पाएगी, बता पाएगी कि ये तमाम चीजें राजनीतिक हैं, इसका कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने दे पाएगी, उन तमाम चीजों को काउंटर भी कर पाएंगे दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, क्योंकि अपील जो है काफी भावनात्मक है और जींद एक तरह से गढ़ है INLD का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जननायक जनता पार्टी के लिए इस मुद्दे को समझा पाना लोगों को बड़ा टेढ़ी खींच रहेगा। दुष्यंत चौटाला भी बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी फरलों की जो पैरवी है वो ठीक ढंग से नहीं हुई, उस बात को ले रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होने के बाद ये जो घटनाक्रम हुआ, तो निश्चित रूप से उंगली जननायक जनता पार्टी पर उठ रही है। इस उंगली को जो उठ रही है उस पर लोगों के मन में जो संशय बना है उसको ये लोग कैसे दूर कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी इनके सामने चुनौती है। उस चुनौती को कैसे पूरा करना है, ये सब ये नेता कुछ भी कभी कुछ कहेंगे, कभी मुद्दों से भटकाने की बात कहेंगे। अभी भी आपने पहले भी सवाल उठाया था, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता तो पूछेगी। जितने भी ये भावनात्मक मुद्दा है लोगों के बीच में जाएगा, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और युवा वर्ग की बात अलग हो सकती है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस बात की पीड़ा स्वाभाविक है। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जानते हैं, उनको जिस तरह से असहाय और ये देखा गया है, तो उनके मन में निश्चित रूप से सहानुभूति की लहर अवश्य पैदा होगी। मैंने पहले भी कहा कि यदि ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ प्रचार के लिए आ जाते तो उसका इतना प्रभाव नहीं होता। जो इस वीडियो का या जो उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से अस्पताल से उनको जेल में भेजा गया है, इसका अवश्य कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और इससे जो जननायक जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं सेंध अवश्य लगेगी और इनको जवाबदेही इनकी बनेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है रेणु जी, आपके पास आऊंगा, समय कम है, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, जननायक जनता पार्टी अपने दादा को नकार कर परदादा पर पहुंच रही है। देखिए, मैं इनसे इतना पूछना चाहती हूँ, मैं केवल ढींगरा जी की इस बात से बहुत सहमत हूँ। वो इनसे पूछ रहे थे कि दादा ठीक है या परदादा ठीक थे, आज वो परदादा की बात करते हैं। यदि चौधरी देवीलाल जी जिंदा होते तो वो किनका साथ देते, ये जानने की आवश्यकता है। ये दुष्यंत जी को बताना होगा और मनदीप जी उनके बिहाफ पे आए हैं, तो ये बताएं कि यदि वो होते तो वो किनका साथ देते। और अगर ये कहते हैं कि उन नीतियों पर, देवीलाल जी की नीतियों पर चल रहे हैं, तो देवीलाल जी तो इनने तो इस पार्टी का आगाज किया था, उसी पार्टी के ये दो फाड़ करके आज अपनी अलग पार्टी बनाकर बैठे हैं। तो ये किस नीति पर चल रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मंशा क्या है? क्या इनकी मंशा केवल आपस में परिवार में एक दूसरे को खींच के पैसा बनाने की सोच थी, या इनकी मंशा जनता को आगे बढ़ाने की है? ठीक है रेणु जी, केवल ढींगरा साहब का विषय है और जनता ये सुन रही है। आपकी डिबेट बहुत बढ़िया निकली और जनता ये सुन रही है और जनता जजमेंट आज की आपकी डिबेट से ही कर लेगी कि यहाँ पर तो दादा रेणु जी, समय कम है, केवल ढींगरा जी उतारू हो गए हैं, तो वो जनता का है कि ये दो पार्टियों को
दो पार्टियों को तो रेणु जी ने मेरा समर्थन कर दिया मेरी बात का कि मैं ठीक कह रहा था कि दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। अब बात रहेगी बीजेपी की। आप बीजेपी की सुनिए। बीजेपी सिर्फ दो लोगों की पार्टी है, एक मोदी और एक अमित शाह। जहां पे भी कहीं चुनाव होता है, मोदी जी और अमित शाह अपना एक बस्ता लेके वहां पहुंच जाते हैं कि हम आ गए। आप ये देखिए कि बाकी के लोग तो सारे इन्होंने किनारा कर दिए। भारतीय जनता पार्टी कहां रही? भारतीय जनता पार्टी तो दो आदमियों की पार्टी हो गई। अब ये लोगों ने तो जितने नेता भारतीय जनता पार्टी के थे वो सारे के सारे दरकिनार कर दिए। उसमें उनको एक ऐसे मंडल में डाल दिया जिनको ना ये उनको मार्गदर्शक मंडल कहते हैं, मैं उनको ब्लाइंड मंडल कहता हूँ। ये एक ब्लाइंड मंडल का हिस्सा है, चाहे वो अडवाणी हो, चाहे शोरी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो। ठीक है, केवल जी समय कम है। मनदीप मैं आपके पास आऊंगा। काउंटर कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे? वक्त कम है और अहम मुकाबला आप लोगों के लिए है। मनदीप, देश को कांग्रेस से बचाया है। देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा जींद के लोगों से प्रारंभ से जुड़ी हुई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दुष्यंत जी के और दिग्विजय जी के दादाजी हैं, इस नाते से वो परिवार के बड़े हैं, उनका सब सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ वो हमारी विरोधी पार्टी आप सुन तो लीजिए, INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनेलो के मुखिया है, इस नाते से वो राजनीतिक पार्टी के मुखिया है। इसलिए आज लड़ाई विचारधारा की है। इंडियन नेशनल लोकदल अलग पार्टी है, जननायक जनता पार्टी अलग पार्टी है। दोनों अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जिस प्रकार से काम करते थे, उनके पच्चीनों पर चलते हुए दुष्यंत चौटाला जी जनता से जुड़े हुए हैं। कमेरे की, कर्मचारी की, रोजगार की जो आवाज संसद में उठाई वो उन्होंने उठाई। आज अगर एक तरफ देखेंगे, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय कम है, चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, रेणु भाटिया जी आपका बहुत शुक्रिया, केवल ढींगरा साहब आपका बहुत शुक्रिया और मनदीप बिश्नोई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो जींद के इस चुनाव में अभी कई रंग और देखने को मिलेंगे और इस वीडियो के, इस अपील के सामने आने के बाद जींद के चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा इस पर भी नजर रहेगी और साथ ही किन मुद्दों पर आगे अब राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं से वोट मांगेंगी और तमाम चीजों पर अब मतदाताओं को सोच समझकर वोट करना है।